So in this video, we are going to cover the memory recalled questions related to the JIRB exam, and in this problem, we are going to cover the question related to non-performing assets. So this will be clearing your doubts related to it. So give this video a thumbs up if you're going to like this particular video, and don't forget to subscribe to our channel because we are going to basically get back with you with all the latest content related to the JIRB, CIRB, and the bank promotions. So let's have a look at the question over here. It says that particularly you are having a loan amount of rupees 20 lakh and you are having the primary security given to be 5 lakh rupees, collateral security is 5 lakh, ACGC cover is 60%, and this account is NPA for 1.5 year. We need to calculate the provision amount required in this particular scenario, right? So we are already provided with the given data. So let's understand this particular problem over here. So the total outstanding loan amount which is available over here, it's actually 20 lakh, and whatsoever the total amount over there is, you are to calculate the provision based upon that. तो आपको उसके हिसाब से provision को calculate करना होता है. So जो भी amount आपके पास particularly, पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा. So we are having the various categories related to the loan NPA category over there. Like we are having the substandard category with us, we are having the doubtful category with us, and under the doubtful category further we are having three types, that is doubtful 1 and doubtful 2 and doubtful 3, right? We are having these three categories over here, right? And other than that we are having the loss category. So under the substandard category आपके पास जो लोन अकाउंट होता है वो आपके पास 12 मंथ्स के लिए रहता है, उसके बाद उसे DF1 में शामिल के लिए रहता है, एंड नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए वो DF1 में रहेगा, एंड आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स वो अकाउंट जो है वो DF2 में रहता है, एंड आफ्टर दैट इट बेसिकली रिमेन्स देयर फॉर लॉन्गर पीरियड. जब तक उसको ऑडिटर कहता है कि आप उसे राइट ऑफ ना कर दो तब तक वो डाउटफुल 2 में रहेगा. सो कहने का मतलब है कि यहां पर कितना टाइम निकला, अभी 1.5 ही निकला, यानी कि ये सब स्टैंडर्ड अकाउंट तो नहीं है. तो ये कौन सा अकाउंट टाइप होगा, दिस विल बी अवर, ये कौन सी हमारी अकाउंट टाइप होगी, दिस विल बी द DF1 अकाउंट टाइप. ये हमारा DF1 अकाउंट टाइप है. सो व्हेन सो एवर वी आर कवरिंग द बेसिकली प्रोविजन आपको कैलकुलेट करनी होती है DF पार्ट के लिए, तो उस पार्ट के ऊपर यू नीड टू बाइफरकेट योर बैलेंसेस. कौन से पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, एक तो आप पार्ट करेंगे सिक्योर वैल्यू, यानी कि जिसके लिए आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, एंड दूसरे ये जिसमें आपके पास शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी है, शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी है, राइट? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी कितने अमाउंट की अवेलेबल है, यू आर हैविंग अ सिक्योर्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख. तो 10 लाख के लिए यानी कि 5 लाख आपके पास प्राइमरी सिक्योरिटी है एंड 5 लाख की आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी, एंड अगर आपको थर्ड पार्टी गारंटी दी हो तो उसको हम शामिल नहीं करते हैं, राइट? तो यहां पर आपके पास 10 लाख का जो पार्ट है वो सिक्योर्ड पार्ट है, राइट? तो इसमें से आपके पास 5 लाख का सिक्योर्ड पार्ट हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी, एंड 5 लाख इट्स रिलेटेड टू द कोलेटरल सिक्योरिटी, ये 5 लाख हो गया, ये आपका सिक्योर्ड पार्ट हो गया. अदर देन दैट वी आर हैविंग अनदर 20 लाख, वी आर हैविंग द अनदर 20 लाख. लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया कि ECGC जो कवर है वो यहां पर क्या है आपके पास अवेलेबल है. तो ये ECGC कवर जो रहेगा उसको भी सेपरेट करना रहेगा, विच इज 60%. सो माइनस 60%. जो भी कवर रहता है उसके लिए पर्टिकुलरली आपको प्रोविजन का पार्ट कैलकुलेट नहीं करना है, राइट? काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. तो आपको उसके लिए पार्ट को कैलकुलेट नहीं करना है. सो इट विल बी बेसिकली 12 लाख को माइनस कर देंगे तो आपके पास अनसिक्योर्ड जो पार्ट रह जाएगा दैट विल बी 8 लाख रुपीज. तो सिक्योर्ड पार्ट हो गया मेरे पास 10 लाख का, एंड जो शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी जिसके लिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो हो गया 8 लाख रुपीज का, राइट? एंड अंडर द DF1 कैटेगरी आपको यहां पर 25% प्रोविजन मेंटेन करनी होती है फॉर द सिक्योर्ड कंपोनेंट, फॉर सिक्योर्ड कंपोनेंट 25%, एंड अंडर द DF1 कैटेगरी जो भी आपके पास अनसिक्योर्ड कंपोनेंट रहेगा, यानी कि जिसके लिए आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए 100% आपको प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ती है. सो टोटल प्रोविजन क्या मेंटेन करेंगे, 8 लाख मेंटेन करेंगे अनसिक्योर्ड कंपोनेंट के लिए, एंड सिक्योर्ड कंपोनेंट के लिए आप यहां पर 2.5 लाख की जो सिक्योरिटी वो मेंटेन करेंगे. तो टोटल आपके पास जो अपने प्रोविजन मेंटेन करनी है दैट विल बी 10.5 लाख रुपीस. ठीक है, तो 10.5 लाख की आप यहां पर जो टोटल प्रोविजन मेंटेन करेंगे. अच्छा, एक चीज यहां पर बताइएगा कि DF2 कैटेगरी में मैं यहां पर लिख देता हूं कि DF1 कैटेगरी, DF2 कैटेगरी एंड DF3 कैटेगरी, क्योंकि यहीं पर ज्यादा कंफ्यूजन होती है. ठीक है, तो आपके पास यहां पर पर्टिकुलर एक तो होगी रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी RVS जिसको हम कहते हैं, दूसरा हो गया शॉर्टफॉल के लिए आपको कितनी प्रोविजन मेंटेन करनी है उसके लिए रहेगा, राइट? तो जो आपके पास 25% है यहाँ पर रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एंड 100% यूनिफॉर्म रहता है आपका इन द केस ऑफ DF2 कैटेगरी जहां पर आपका अनसिक्योर्ड कंपोनेंट है, एंड सेकंड DF2 के लिए 40% रहेगा, DF3 के लिए यूनिफॉर्मली 100%, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, आप 100% वहां पर मेंटेन करते हैं प्रोविजन को, राइट? सो दैट इज अ पार्ट रिलेटेड टू इट. आई होप कि आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो आपने सॉल्व की होगी एंड आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू किया होगा. सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर JIB और बैंक प्रोफेशनल एग्जाम्स ओवर हियर और CIB ओवर देयर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो तीनों एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बेनिफिट करने वाला है. सो दैट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.